उसी मिशन को आगे बढ़ाया और वो उसी का नतीजा था कि कितनी बाधाएं आई, लोगों ने कितने ताने कसे, कितनी बातें कहीं, विरोध हुआ, तमाम सारी बातें, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि हमको पता था कि अभी इनको समझ में नहीं आएगा हमारा मिशन। जब हम सबको समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो तभी हमारा मिशन पूरा होगा। तो उसी मिशन को आगे ले जाकर हमने काम किया। और आप सब जानते हैं कि 1994 आते आते लोगों को बात समझ में आई। हमारे आंदोलन के चलते चलते जन समस्याओं के लिए आंदोलन भी किया, राज्य के लिए भी किया, धरने, प्रदर्शन, बंद, भूख हड़ताल, तमाम सारी बातें हुई। तब जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ, अब हमारा ये बात सही है, राज्य बनना चाहिए। और आपने देखा होगा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ही 1994 का आंदोलन जो जन क्रांति है वो शुरू हुई और उत्तराखंड की पूरी जनता सड़क में आ गई। और उसी का नतीजा होना था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की मांग पहुंच गई। और उसी दबाव में सन 1996 में जब एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनी, देवेगौड़ा उसके प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहली बार घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। अभी हमारे नंदन मिश्र जी ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ कि 1994 के जन आंदोलन को लीड करने के लिए, उनकी आवश्यकता को आगे ले जाने के लिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल का नाम पीछे कर दिया, झंडे डंडे पीछे कर दिए। ये मांग थी, स्टूडेंट्स की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, व्यापारियों की मांग थी, वकीलों की मांग थी। उनकी मांग थी कि हम भी आंदोलन करना चाहते हैं, राज्य बनना चाहते हैं, क्योंकि वो भूमिका हमने तैयार कर दी थी। तब तक वो तैयार नहीं थे, लेकिन वहां तक आने में जो हमने समय बिताया, जितना हमने कुर्बानी दी, जितनी भी हमने मेहनत की, उसका नतीजा हुआ कि वो तैयार हो गए। अब देखिए, कभी कभी विडंबना ये होती है, तैयार तो रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके झंडे के नीचे नहीं आएंगे। हमने कहा क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप झंडा डंडा पीछे कर दो, नेता तो आप ही हैं, कोई नई समिति बना दो। हमने कहा चलो, हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। मैं ही अध्यक्ष था, स्वर्गीय बरूणी जी उसके संरक्षक थे। आंदोलन आगे बढ़ा। अब उसमें राजनीतिक तौर पर ये जरूर हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो सांगठनिक ढांचा बढ़ना चाहिए था, वो कमजोर हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारा मिशन उत्तराखंड राज्य हासिल करना था। हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं था। हमारा मिशन था उत्तराखंड राज्य हासिल करेंगे। तो उसमें हमको नुकसान हुआ, लेकिन हम अपने मिशन को आगे ले जाने में कामयाब हुए। राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान हुआ, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का जो मिशन था उसको फायदा हुआ और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उसको ले जाने में सफल रहे। यही का किस्सा 1996 के चुनाव बहिष्कार के लिए भी लोग कहते हैं हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया था। जबरदस्त विरोध हुआ, चुनाव का बहिष्कार हुआ। उस स्तर का नहीं हुआ जिस स्तर का हो भी नहीं सकता था, लेकिन उससे भी क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल को तो नुकसान हुआ, लेकिन ये मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। और उसी का नतीजा हुआ कि जो सरकार बनी उसको उत्तराखंड राज्य की घोषणा करनी पड़ी लाल किले से। वो लाल किले की घोषणा ये नहीं होती कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 100 झूठ बोल देते हैं, 100 घोषणा करते हैं, वो नहीं। लाल किले में वही होता है जो सरकार चाहती है और उससे पीछे नहीं हट सकती। तो वो घोषणा हुई और राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब ये उत्तराखंड राज्य की का विधेयक सब 2000 में आ गया, क्योंकि दबाव पूरा था कि सरकार बनी और उसमें दोबारा चुनाव हुए थे, देवेगौड़ा जी वगैरह तो हट गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे और घोषणा लाल किले की थी, उसको पूरा करना था। तो उनकी मजबूरी थी कि राज्य का विधेयक पारित कराएं। अगस्त 2000 में पार्लियामेंट में, लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। विधेयक पारित हुआ, हमारे वो नाम नेगी जी जो तो सीपीआई के थे, आप पत्रकार थे, अवतार नेगी, उनसे मैंने कह रखा था कि पार्लियामेंट में जो विधेयक का प्रारूप आएगा तो उसको लेकर मुझे देखें। तो 1 अगस्त को ये विधेयक पारित हुआ था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। 2 तारीख को मेरे पास लेके आ गए और मैंने जब विधेयक पढ़ा तो मैं तो दंग रह गया। उसमें उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से था, अलग बात थी, लेकिन राज्य ही नहीं था वो, जिसका जिक्र अभी हमारे शोभन भाई कर रहे हैं सवाल जी की। क्या है, कुछ नहीं, हमारा राज्य में दूसरे राज्य का कब्जा है। तो एक किस्म से मोटे तौर पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेश बना के पारित कर दिया गया। तो मैंने तुरंत स्वर्गीय एनडी तिवारी जी को फोन किया। वो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, एमपी थे, कांग्रेस के। मैंने उनको कहा कि साहब ये जो विधेयक आपने पारित किया है, मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं की, ये तो हमारा राज्य है नहीं। तो उनका जवाब था कि साहब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने लापरवाही से
मरे मन से वो विधेयक बनाया था, उसको पेश किया था। अगर हम कोई संशोधन रखते या विरोध करते तो ये विधेयक वापस ले लेते और उत्तराखंड न बनने का ठिकाना हमारे सर पे फोड़ते कि इन्होंने विरोध किया, इन्होंने ये किया, इसलिए हमने विधेयक वापस ले लिया। बहुत ही पॉलिटिकल जवाब था वो। और उस जवाब तो फिर मैंने कहा कि इससे तो अच्छा ये था साहब कि आप विरोध करते, वो तो उनको समझ में आता, राज्य नहीं बनता, हम तब खुश थे। इस राज्य से तो राज्य न बनना अच्छा है। दूसरे दिन हमारे एक दूसरे नेता आए थे कांग्रेस के, डॉक्टर महेंद्र पाल। मैंने कहा मैंने तिवारी जी से बात की तो उनका ये जवाब है। अब आप हरीश रावत जी से बात करिए तो उनका क्या जवाब होता है? तो उन्होंने हरीश रावत से बात की मेरे ही कमरे से, यूपी भवन से, तो उन्होंने भी डिट्टो यही जवाब दिया कि यार हम क्या करते, तो थोड़ा भी विरोध करते तो विधेयक वापस ले लेते, राज्य नहीं बनता, उसका ठिकाना ही हमारे ऊपर छोड़ने वाले थे। तो बहरहाल कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनके दोनों दिमाग में, इनके उसमें ये मजबूरी में हमारे साथ आए थे संघ समिति में भी नीचे के कैडर के लोग, बड़े नेता फिर भी विरोध कर रहे थे। बड़ी बड़ी साजिशें हुई, उसका तो कभी बात करेंगे, लिखेंगे। साजिश ही करते रहे हमारे खिलाफ, उत्तराखंड राज्य बनने के मुहिम के खिलाफ, उस मिशन के खिलाफ। लेकिन अब तो राज्य बन गया। अब राज्य बना, उसका भी एक और प्रसंग बता देता हूँ। वीपी सिंह जी हमारे बहुत ही समर्थक थे, स्वर्गीय वीपी सिंह जी आज स्वर्ग में हैं, हमको याद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इतने कट्टर समर्थक थे वीपी सिंह जी। राज्य बनने से पहले भी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, हम मिलते थे, पूरी तरह से पहाड़ के प्रति बड़ा लगाव, समर्पण क्या था। तो जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, नई सरकार बनी 96 में, तो हम उनसे मिलने आए वीपी सिंह जी से। हमने कहा कि साहब आप तो, आपके मनपसंद सरकार बन गई है, न कांग्रेस की न बीजेपी की है, तो आप कहिए प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने कहा बिल्कुल अभी कहता हूँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया हमारे सामने देवेगौड़ा जी को और कहा कि कैसी चल रही है सरकार, ये सब बात हुई। उसके बाद कहा कि देखिए देवेगौड़ा जी, एक बात होती है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी मान्यता होगी कि अगर किसी को पता हो कि मेरी आयु बहुत कम है तो वो आदमी जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके जाना चाहता है। तो इसलिए आपकी सरकार की आयु के बारे में भी पता है, आपको भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक सबसे बढ़िया पुण्य का, अच्छा काम करिए, उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दीजिए। ये भी तब मेरे ख्याल से ये अगस्त के फर्स्ट वीक की बात थी और 15 अगस्त को देवेगौड़ा जी ने घोषणा की। तो एक प्रसंग था। खैर बहरहाल विधेयक पारित हुआ, स्टडी किया, फिर मैं यहाँ से मैं ऋषिकेश गया क्योंकि स्वर्गीय बटोनी जी की पुण्यतिथि थी, थोड़ी जाना था मुझे 18 अगस्त को। तो मैंने कहा मैं कहाँ पिथौरागढ़ जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। तो मैंने कहा इधर से विचार विमर्श करते हुए जाते हैं। तो मैं ऋषिकेश रुका, वहाँ मैंने सारे अपने सीनियर लीडर्स को बुलाया, साथी को बुलाया। मैंने कहा यार ये है विधेयक, ये है राज्यसभा। तब तक राज्यसभा में विधेयक पारित हो चुका था। 12-13 तारीख की बात है। हम लोग बैठे, सीनियर लीडर जी बैठे, त्रिपाठी जी बैठे, त्रिवेंद्र कुमार और भी थे, वेदुलाल थे, विजय रतन जी थे, ये सारे लोग बैठे। मैंने कहा ये विधेयक, ये राज्य हमको जो है जो देश का नहीं, हमारा राज्य नहीं है। नाम तो खैर वो भाजपा की वो राजनीतिक लिप्सा है कि उत्तराखंड के नाम से तो बनाएंगे नहीं राज्य, उत्तराखंड नाम से बनाएंगे तो उत्तराखंड के अंदर आ जाएगा नाम के साथ ही। तो ये उनकी तो घटिया से घटिया राजनीति थी वो। खैर हमने कहा चलो इसको छोड़ो, बाकी क्या है इसमें। हम लोगों ने 2-4 घंटे मैंने समझाया उसको, ये इसका ये कमियाँ हैं। और उसके बाद फिर मैंने ही प्रस्ताव रखा सभी साथी के सामने, वरिष्ठ साथी के सामने। मैंने कहा देखिए, हमने एक शपथ ली थी, एक मिशन अपने हाथ में लिया था कि उत्तराखंड राज्य बनाना है डॉक्टर डी पंत जी के नेतृत्व में। वो संकल्प, वो मिशन तो आज पूरा हो गया है। तो एक ऑप्शन तो हमारे सामने ये है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आज़ादी का काम के लिए लड़ना था कांग्रेस का काम, अब आज़ादी मिली है, कांग्रेस को भंग करो। कांग्रेस तो भंग नहीं हुई, लोग माने नहीं। मैंने कहा मैं भी कहा, मैं गांधी तो नहीं हूँ लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, अगर ये समझते हैं आप कि हमारा मिशन उत्तराखंड राज्य हासिल करना था, वो राज्य मिल गया है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर को भी आप भंग कर दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये तो राज्य मिल के भी नहीं मिला है, राज्य हमारा है नहीं, उपनिवेश तमाम सारी बातें कमियाँ हैं, तो फिर आगे के लड़ने के लिए तैयार होइए, तब आप दल को बनाए रखिए। तो ये तय हुआ सबने मिलकर कि नहीं ये तो इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, राज्य तो मिल गया लेकिन इस राज्य से तो कोई फायदा होना नहीं है उत्तराखंड की जनता को। तो फिर ये समिति बनी कि नहीं उत्तराखंड का अंदर रहेगा और ये जो कमियां हैं, ये जो अन्याय हुआ हमारे साथ राज्य बनाने के नाम पर, उसका प्रतिकार करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो वो आंदोलन आगे क्या, यात्राएं निकली, रथ यात्राएं निकली, तमाम सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राज्य बनने के बाद भी हम लड़े दुर्भाग्य से, और हमारे साथ बोनस में जो राज्य बने झारखंड और छत्तीसगढ़, उनकी इतनी कुर्बानी भी नहीं थी, इतनी ज़बरदस्त डिमांड भी नहीं थी, और उनको राज्य मिल गया, उसी नाम से मिला, हमारा एक गलत नाम और गलत नीयत से हमको राज्य दिया गया था। और 2002 का चुनाव हुआ, फिर हमने सारी जनता को समझाया था कि ये राज्य में ये कमियाँ हैं, इसको दूर करने के लिए आप हमारा साथ दो। लेकिन 2002 में वही 4 लोग विधायक जी थे और वो भी सब सीनियर लोग थे। मैं जीता, उससे पहले मैं 3 बार
उत्तर प्रदेश में विधायक रहा हूँ, तो मुझे जीतना था, मैं जीत गया। दूसरी विभिन्न पार्टी जीते जो जिंदगी भर लड़ते रहे जनता के लिए, तो उनको भी मौका मिलकर वो जीते। और डॉक्टर जंतवाल जी जीते, उनको भी उत्तर प्रदेश में भी लड़ते रहे थे और तमाम सारे आंदोलनों के अग्रणी थे, वो भी लगे। एक प्रीतम भी हमारा युवा नेता था, वो जीते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता ने राज्य बनाने की लड़ाई का या राज्य को ठीक करने की उस मुहिम का हमको प्रतिफल नहीं दिया, साफ और स्पष्ट शब्दों में। और जो बात आती है नहीं इनमें तो लड़ाई हो गई, ये तो ये कर देते हैं, ये उसकी गोद में बैठ जाते हैं, तब तो ना कोई लड़ाई थी। दल एक था, 2000 में राज्य बना, दल एक था, पूरी तरह से सब इकट्ठे थे। और 2002 में चुनाव हुआ, कोई झगड़ा नहीं था दल में। हमने राज्य बनने के 2 साल बाद जनता के बीच में गए थे, लेकिन जनता ने जो मैंडेट हमको देना चाहिए था वो नहीं दिया। 2002 में हम बने, 4 विधायक गए, फिर भी हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। हम किसी कांग्रेस की गोद में नहीं थे, न कि भाजपा की गोद में थे। हाँ, ये जरूर होता था कि विधानसभा में जब बहस होती थी तो हम बीजेपी को कटघरे में पहले खड़ा करते थे कि आपने हमारे साथ ये अन्याय किया है, आपने ऐसा गलत राज्य बना के दिया है, नाम गलत किया है, नीति गलत बनाई है, सब कुछ गलत किया है। जंगल पर हमारे 3 बोर्ड बना दिए, गंगा यमुना बोर्ड और फलाना बोर्ड, सारे राज्यों के बिना हम आज भी कोई अपना पानी का उपयोग हम अपने राज्यवासी नहीं कर सकते हैं। अभी परिसमिति का बात आई है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परिसमिति आज उत्तर प्रदेश के हाथ में है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। और हमारे इस त्रिवेंद्र सरकार के दौरान ये तय हो गया लगभग कि अब हम ज्यादा विवाद नहीं करेंगे, हमने छोड़ दी। मतलब पूरा कुंभ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कब्जा है, सारे वाटर है जो हरिद्वार से निकलते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कब्जा है। हमारे तराई के जो बांध बड़े हैं, नानक सागर है, बेगुल है, तुमड़िया है, टीला है, इसमें सब उत्तर प्रदेश का कब्जा है। हमारी टेहरी डैम से जो बिजली पैदा होती है उसका 25% उत्तर प्रदेश को मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जनता ने उसको सुना नहीं। हमने सुनाया तो बहुत, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें सुनाने में हमने कमी की है, सुना। तो ये सब चलते चलते अब वो अभी वो कानून की बात कर रहे हैं। राज्य बनने से पहले भी हमारी प्रमुख मांगों में ये बात समझी थी कि उत्तराखंड में धारा 371 जो संविधान की है उसके तहत एक विशेष प्रावधान करके वहाँ की जमीनों की खरीद पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। 370 जम्मू कश्मीर के लिए था, 371 इसलिए बनाई गई कि कई राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं थी, उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए 371 बना गया। 371 में नागालैंड के लिए कोई बना तो A, B, C, D, E, F, G जोड़ा थे, मोटा आर्टिकल 371 है। हमने कहा उसमें उत्तराखंड के लिए ये बना दो कि उत्तराखंड की जमीन कोई खरीद नहीं सकता है। नहीं मानी सरकार, केंद्र सरकार जो हमारी जमीन पर हमको अपना अधिकार नहीं दे रही थी प्रदेश को, तो हमारी क्या बात बनती है। राज्य बन गया, राज्य बनने के बाद जो भी हमको मैंडेट मिला उसके आधार पर हम लोगों ने लड़ाई शुरू की और नतीजा ये हुआ कि बहुत आंदोलन किया हमने। 2002 से इस भूमि के खरीद को रोकने के लिए तो तिवारी ये बिल लेके आए, वो कानून वो ऐसा था कि जैसे उन्होंने कहा कि इनको चुप कर दिया, इसी तरह से एक तुक्का फेंक लेके आए। उसमें ये मोटे तौर पर ये हुआ कि 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा कोई भी गैर उत्तराखंडी या गैर कृषक भूमि नहीं खरीद सकता है। और उसमें परिवार की परिभाषा भी अलग थी, तमाम सारी बातें। और डीएम उसका वो करने वाला था, इजाज़त देने वाला था। और डीएम आजकल कैसे हैं, एसडीएम कैसे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके हाथ में पुलिस मिल गई। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी कि म्यूनिसिपैलिटी जो एरिया हमारा जो नगर निकाय के क्षेत्र वो उससे खाली था, वहाँ कोई भी कुछ भी खरीद सकता था। जहाँ आर्थिक खेल होना था उसको अलग कर दिया। और उसके बाद ये शुरू हुआ कि इसको भी नगर पंचायत बना दो और नगर पंचायत में ये गाँव भी मिला दो, ये गाँव भी मिला दो। तो उन्होंने एक धारा इधर से खोली, अगर गांव की जमीन में 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता कोई, तो माना देहरादून का कोई गांव है, उन्होंने कहा वहाँ जमीन बढ़िया है, वहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी में मिला दो, नगर पालिका में मिला दो, वहाँ प्रतिबंध नहीं, वहाँ जितना चाहो खरीद लो। हमने इसका बहुत विरोध किया, हमने कहा लागू करो सख्त भू कानून। हमारी प्रोसीडिंग में है, भाजपा के लोग जो भू कानून की बात कर रहे हैं वो बैल में आके उन्होंने कहा नहीं भू कानून रद्द करो, उतना भी रद्द करो जो कुछ भी नहीं था उसको भी रद्द करवाना चाहते थे। रिकॉर्ड में है, हमारे सारा रिकॉर्ड में है। खैर वो पारित हुआ, लेकिन उससे कुछ भला नहीं हुआ। फिर 2007 में चुनाव हुआ और जनता ने हमको थोड़ा और कम कर दिया और ऐसी स्थिति बनी कि बिना 3 जीते थे हमारे, मैं स्वयं आ गया था, 3 ही विधायक जीते थे। तो ठीक ऐसा बना कि अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनती, विधानसभा भंग हो सकती है, दोबारा चुनाव हो सकता है। तो हमने बहुत विचार विमर्श किया, हमने कहा इस भाजपा को समर्थन देना तो बहुत हम मतलब पचा नहीं सकते थे मानसिक तौर पर कि जिन्होंने हमारे साथ इतना अन्याय किया। हाँ, एक किस्सा बताऊं कि जब तिवारी जी की सरकार में एक दिन हमारे जो आजकल गवर्नर है महाराष्ट्र का नेता प्रतिपक्ष थे भाजपा की ओर से, तो जब हम इनको खूब गरियाते थे, मतलब
राजनीतिक तौर पर उनको कहते थे कि ये आपके कारनामे हैं। तो एक दिन उठकर वो कह पड़े कि आप अपोजिशन में हमारे साथ हैं और आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, इसका मतलब आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तो मैंने जवाब, वो भी रिकॉर्डेड है, मैंने कहा मान्यवर अभी आपकी बारी है, आपने जितने कारनामे किए हैं पहले हम उनका हिसाब किताब चुकता करेंगे, उसके बाद तब इनका नंबर आएगा कांग्रेस में। आप समझते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे? तो ये जवाब दिया था मैंने कहा कि तुम्हारे कारनामे के कारण ही हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम ऑपोजिशन में हैं लेकिन तो आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने अन्याय किया हमारे साथ, घोर अन्याय किया, दोबारा नहीं बोल पाए। तो खैर वो आगे बढ़े। तो 2007 में फिर वो स्थिति आई, तो विचार विमर्श हमने कहा कि अगर यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी कभी ऐसी मजबूरी आती है जिसको प्रवीण कह रहा है कि गोद में बैठ के करके कह रहे तुम तो गोद में बैठ गए थे। तो पहली बार गोद में बैठने की नौबत आई क्योंकि जरूरत पड़ गई कि सरकार तो बननी है, तो असेंबली का दोबारा चुनाव होगा। तो हमने फिर विचार विमर्श करके 9 बिंदु हमने तय किए, जिसमें गैर संघ राजधानी है, जिसमें भू कानून भी है, जिसमें पहाड़ में औद्योगिक नीति बनाना है, परिसीमन है, आंदोलन कार्य पे चिन्हीकरण किया उन्होंने 1993 किया था, उसको हमने कहा कम से कम 79 करो। ऐसे 9 बिंदु थे, 9 बिंदु दिए हमने, मीटिंग हुई, उन्होंने सहमति जताई और उसके बाद हमने कहा चलो सरकार, अब हमारे एक मंत्री जी भी सरकार में सम्मिलित हो गए, ठीक हो गए। लेकिन इधर दल ने अपनी मांगे नहीं सुनी, हम उसके लिए आंदोलन करते रहे, विधानसभा घेराव करते रहे, सब कुछ करते रहे। अंततः फिर हमने विचार किया कि 1 2 3 चीज, एक आंदोलनकारी को मान लिया था उन्होंने, एक भू कानून, हाँ सब, फिर भू कानून पर उन्होंने संशोधन किया हमारे दबाव में। संशोधन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने 500 वर्ग मीटर की जगह 250 इतना ही किया और कुछ नहीं किया। वो सारे लूप होल बाकी जितने थे वो सब वैसे छोड़ दिए, तो उससे भी कोई हमारा हमको फायदा होने नहीं था। खैर हम लोगों ने फिर विचार विमर्श किया, थोड़ा तब झगड़ा शुरू हुआ हमारे। हमने कहा इससे सरकार को समर्थन वापस करो, ये कुछ काम करने वाले नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा उसमें लड़ाई हुई और पार्टी टूटी और लड़ाई का वो एक अलग विषय है। ये था गोद में बैठने का प्रवीण। ये जवाब हम बहुत सारे लोगों को बताया है, लेकिन अब वो जो 9 बिंदु है उसको भी हम प्रसारित कर सकते हैं, सबके पास होने चाहिए। तो फिर जो भू कानून की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे डिमांड पर 371 की बात तो पार्लियामेंट को करनी थी, वो उन्होंने तो किया नहीं। राज्य सरकारों ने दबाव में आकर कुछ कानून बनाया, लेकिन वो बिल्कुल ही लुंजपुंज और गंतविहीन कानून थे और तमाम लूप होल से जिसकी वजह से भूमि की खरीद फरोख्त रुकी नहीं। और आपने तो गत्ता अभी 2018 में तो त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा खोल दिया, जो चाहे जितनी भूमि दे सकते हैं। तो अब जब ये हुआ तब जाके थोड़ा थोड़ा लोगों को महसूस हुआ कि ये तो सीमा टूट गई है। एक दूसरा, उसमें सबसे बड़ा जो आज सोशल मीडिया में हमारे नौजवान भी इसके लिए जागरूक होकर बात कर रहे हैं, उसका कारण मैंने जो विश्लेषण किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, हमारे नौजवान खासतौर पर महानगरों से जो अभी कोविड के कारण वापस अपने गाँव को गए, तो उनको एक तो ज़्यादा समय वहाँ रहने का दुर्भाग्य से अवसर मिला, काफी दुर्भाग्य उनका, लेकिन गांव में आने का अवसर मिला। उन्होंने गांव देखा कि गांव तो है ही नहीं, खेत बंजर पड़े हैं, घर उजड़ गए हैं और जो बचा कुचा अच्छे जमीन है वो किसी ने खरीद ली है। तब जाके उनके दिमाग में ये चेतना आई कि अरे यार क्या हो रहा है, हम तो डूब गए, हमारी तो जड़ी खत्म हो गई है, हम किस मिट्टी में खड़े रहेंगे। तो उन्होंने बात शुरू की, तब नहीं तो हम तो जब से राज्य की मांग कर रहे तब से जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने की मांग कर रहे, तब तो बहुत ज़्यादा उसमें आया नहीं। तो खैर अभी जो आई भू कानून, सख्त भू कानून की बात तब आई है, उसमें हमारे नौजवानों का भी हाथ है, उनका बहुत उनकी विचारधारा में जो वस्तुस्थिति देखी उन्होंने अपने इलाके की गाँव की, उसका भी बड़ा हाथ है। और उसको लेकर हम लोगों ने सख्त भू कानून कम से कम जैसा हिमाचल ने किया है, क्योंकि भूमि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, ये राज्य का विषय है, स्टेट मैटर है। तो हिमाचल ने इसीलिए उस अधिकार का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि कोई अकृषक किसी भी कृषि भूमि को नहीं खरीद सकता है। फिर दवा राजनीति हुई तो उसमें उन्होंने ये किया कि 15 साल जो हिमाचल में रह लेगा वो उसको खरीद सकता है या उसके नाम पर लीज हो सकता है, ऐसा कुछ बना संशोधन, उस पर विरोध हुआ और उनको मजबूरी में उसको 30 साल करना पड़ा। 30 साल जो होगा स्थायी निवासी माने डोमिसाइल वो कर सकता है, लेकिन सीमा 30 साल की है। हमारे यहाँ तो जो जब से मतलब जब चला गया तो कानून का रह रहा हो तो उसी का कोई अता पता नहीं, तब से उसी का होता। तो वो चीज़ें जब हम मांग करते हैं तो ये देखने की जरूरत थी। इसमें 2 चीज़ें बहुत देखनी पड़ेंगी। एक तो डोमिसाइल जो जिसको स्थायी निवासी कहते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो हमारे यहाँ उन्हें मेरे ख्याल से क्या कौन सा रखा मुझे ध्यान नहीं है, 2015 रखा क्या है, 2015 डीएम को दे दिया उसका। उसमें कोई भी बन सकता है डोमिसाइल यहाँ का। एक तो ये है। दूसरा है मूल निवास और डोमिसाइल में फर्क है। डोमिसाइल तो जैसे हिमाचल में 30 साल कोई रह रहा है तो फिर डोमिसाइल तो हो ही गया हो गया। मूल निवासी की परिभाषा ये है कि
1950 में संविधान लागू हुआ। जिस दिन से संविधान लागू हुआ तो उस दिन से जो लोग जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पे मूल निवासी माने जाएंगे। खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये चीज़ होती है, बाकी लोगों के लिए वो होगा। 1950 में जो वैसे तो सब भारत के नागरिक हैं, नागरिकता हमारी एक है, इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन जो मूल निवास का प्रश्न आता है वो अलग अलग राज्यों के लिए है कि जो 1950 में संविधान लागू होने के दिन के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी हुई है कि जो यहाँ का मूल निवासी है वो एक का माना जाएगा। एक दो उसमें राष्ट्रपति ने और संशोधन करते हुए, लेकिन मोटे तौर पर वही है। उसमें क्या हुआ कि बाकी जगह तो ऐसी दिक्कत नहीं आई, असम में ये दिक्कत आई। असम में दिक्कत आई कि वो बांग्लादेशी आ गए, तो उन्होंने जब एजिटेशन किया तो राजीव गांधी के टाइम पर समझौता हुआ और उन्होंने कट ऑफ डेट बनाया 1971। उन्होंने ये समझौता हुआ केंद्र सरकार और असम के आंदोलनकारी के बीच में कि 1971 से पहले जो आ गए हैं उनसे कोई वो यहीं के माने जाएंगे, लेकिन 1971 के बाद आएंगे उनको चिन्हित करके वापस भेजा जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के हों चाहे बंगाल के हों। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने मांग की, अगर हम कहते हैं 1950 तो उसमें दिक्कत आएगी। हमारे बहुत सारे यहाँ CP जोशी जैसे नौजवान बैठे हैं, ये इस बार से वो लिख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कि क्यों नहीं 1980 नहीं मानते, हम 1950 होना चाहिए। तो अभी उनको समझाने की जरूरत है। तो 1950 इसलिए नहीं हो सकता है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी देश के विभाजन की हुई थी और हम ही लोगों ने, हमारे नेता थे, उन लोगों ने कहा कि तुमको तराई में बसा दें। तो पंजाब से भी लोग आए, पाकिस्तान से लोग आए और उनको हमने बसाया। तो 50 अगर कट ऑफ डेट मानते तो वो दिक्कत पैदा हो जाएगी। फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई, बांग्लादेश का मामला वहाँ से भी आए, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। तो इसलिए हमने उसको बहुत सोच विचार करके 1980 माना। 1980 से पहले जो आए हैं ठीक है, वो मूल निवासी माने जाएंगे, लेकिन 1980 के बाद आने वाले मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। और वही जुड़ा है भूमि की खरीद से भी जुड़ा है। तो इस पर हम लोग काफ़ी विचार विमर्श के बाद इसको कर रहे हैं। एक आंदोलन हमने कर ही दिया है 12 तारीख को और 23 अगस्त को इसका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और आगे का कार्यक्रम भी हम करेंगे। परिसीमन के लिए भी बहुत अभी लोगों में जागरूकता आई है। हमने परिसीमन को रोकने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी विधानसभा में। हमारे सांसदों तक को पता नहीं था यहाँ कानून पारित हुआ। मैं, आप शायद थे, स्वर्गीय मानवेंद्र शाह जी ने ओपनली मीटिंग में कहा दिल्ली में कि हमें तो पता ही नहीं परिसीमन हो गया, परिसीमन के लिए बना है करके। वो सीधे आदमी थे, वो कह पड़े, मेंबर हुए हो पार्लियामेंट में, उन्हीं के उसमें पारित हुआ और वो कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है। तो ये हालत थी हमारे उत्तराखंड। तो खैर हम लोगों ने कहा कि इनके बस की बात तो नहीं है, तो हमने लड़ाई लड़ी। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुए देहरादून में, नैनीताल में। परिसीमन आयोग के चेयरमैन को मिले, उसने उसको मजबूर होकर हमको बुलाना पड़ा। पौड़ी में हमारे बहुत सारे लोग चोट भी आए। हमारा एक ही था कि झारखंड में परिसीमन नहीं हुआ, यथावत रखा गया, हमारे साथ बना हुआ राज्य था। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, पूर्वोत्तर के किसी राज्य में नया परिसीमन नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? अगर कर रहे हैं तो जनसंख्या ही आधार न माना जाए, भौगोलिक क्षेत्रफल भी आधार माना जाए, जैसे कई और जगह पर है। लक्षद्वीप में है, त्रिपुरा में है, लद्दाख में है। वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर तो एक MP भी नहीं बन सकता, लेकिन वहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है कि जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल को भी आधार बनाया जाएगा कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो चलो एक MP सीट यहाँ बनेगी। हमने कहा इसी भारत के कानून में, संविधान में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जब आप ऐसा कर सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? और उसका तिवारी जी की सरकार थी, विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना था कि हमारे यहाँ परिसीमन की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन तिवारी जी स्वर्ग में हैं, या तिवारी जी के जो हरदा होते या खंडूरी जी होते सब ऐसा ही करते। ये तो गुलाम थे दिल्ली के, ये नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ की जनता इसको समझती नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पारित करके नहीं दिया। एक प्रस्ताव करना था कि हमारे यहाँ पारिश्रम की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण कई थे, कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित करके दिया, वहाँ पारिश्रम नहीं हुआ, पुराना ही रहा, यथावत रहा, लेकिन नहीं दिया। फिर हम लड़े और उसका नतीजा केवल ये हुआ कि पहले 9 सीटें कम हो रही थी पहाड़ में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गणित इधर उधर करके फिर 9 की जगह 6 ही कम की, 3 सीटें हम बचाने में कामयाब हुए। लेकिन अब आने वाले समय में 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होना है। 2026 के बाद परिसीमन कभी भी हो सकता है, या अगर ये मास्टर जो हैं इनको लगेगा कि अब कोई मुद्दा नहीं है और कोई ड्रामा नहीं कर पाएंगे, तो एक ड्रामा कर सकते हैं कि महिलाओं का आरक्षण दे दो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये करें या कोई भी करे, तो उसमें परिश्रम होने के चांसेस हैं। और उसमें क्या होना है कि जितनी सीटें बढ़नी है, जितना प्रतिशत महिलाओं को देना है, वो उनमें से नहीं दिया जाएगा, उसकी अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी। माना उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और 30% महिला को देना है, तो 21 सीट बनेगी, तो वो 70 और 21 कितना होगा, 91 सीट होगी। तो उस वक्त उस ऐसे पार्लियामेंट में होगा, सभी में होगा, तो उस वक्त फिर परिसीमन होगा। अगर ये 2024 से पहले हो गया तो ये तो 2026 के बाद होना है, उसके लिए पार्लियामेंट बनी वो पारित होना है और फिर हमारा घटने का नंबर आना है और सीटें कम होनी। तो इसलिए उसकी भी लड़ाई अभी से शुरू हमको करनी पड़ेगी, वो भी हमारे मुद्दा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेके अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी तो चुनाव का है, ये मुद्दे तो होंगे, लड़ाई होगी। और जैसा अभी लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी मिली है, अब मिल गई, लेना पड़ा। मैं तो कहता था भैया मेरे को मत फंसाओ इसमें, तुम लोग बोलो, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ। बल्कि मैंने जब ये देहरादून में अधिवेशन हुआ तो मैंने कहा मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया था मुझे कंफर्ट जोन से घसीट मत घसीट मुझे, तो लेकिन नहीं माना सब लोगों ने। और उसमें इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, दिल्ली की साजिश सबसे ज्यादा थी। दिल्ली वालों की साजिश सबसे प्रमुख थी कि नहीं एरी से कोई होना, निगाह आप पर टिकी हुई थी ना एक बात, इसलिए तो बहरहाल जो भी था, तो वो इसलिए हमने वो जिम्मेदारी ली है। चुनौती बहुत है, समय कम है, क्योंकि अगर साल भर भी होता तो हम पूरा कुछ बहुत बेहतर तरीके से करके एक मजबूत स्थिति बन सकती थी। अभी जिम्मेदारी है, लोगों की अपेक्षा है, लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, आप आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इतना कम समय है, वो चुनाव का समय है। तो हमको चुनाव के हिसाब से भी सोचना है, मुद्दों को किस तरह से वो करना है वो भी सोचना है। ये तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए काम करना है, और आप सबको काम करना है। अब ये मत सोचिए कि एक बस एलजी अध्यक्ष बन के तो हो गया, अपने आप हो जाएगा, कहाँ से होगा अपने आप। इसीलिए हर आदमी, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे पहाड़ में हैं, उत्तराखंड में हैं, बाहर हैं, सबको अपना किरदार, अपनी भूमिका निभानी। जो कर सकते हैं आप, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, वो लगे रहना है। ये मिशन बना लीजिए जिज्ञासु जी, कि जैसा आपने कहा कि मैं बाहर होते हुए भी सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ये स्पिरिट बनानी पड़ेगी। मुझे काम करना उत्तराखंड के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। आंदोलन तो हम करेंगे, मुद्दे हम उठाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन आप सबकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, आप सब लोग के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए, और दिल्ली यूनिट तो हमारी वैसे भी बहुत सशक्त यूनिट रही है, पोषक यूनिट रही है। आंदोलन
जो भी वहाँ आते थे दिल्ली में करते थे तो सारे दिल्ली के लोग ही उसको सपोर्ट करते थे। 94 का आंदोलन हो या उससे पहले की रैलियाँ हो, 87 की रैली हो, तो दिल्ली में ही आके हम लोग करते थे और सारा भार दिल्ली उठाती थी, दिल्ली के हमारे उत्तराखंड भी उठाते थे। तो आज भी ये जरूरत है और वैसी इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी में आप सब लोगों को जैसे जैसे आप अपनी भूमिका तय करें, हमारी यूनिट तो कहेगी कि आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, लेकिन आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे क्या करना है। आज इस बात की भी जरूरत है कि आप खुद कहें कि भाई जोशी जी क्या करना है बताओ, भाई राउत जी क्या आप ये आप बताइए। ये हर एक आदमी को अपना भी इनिशिएट करना पड़ेगा। आवश्यकता और तरीका तो यही कि हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आपको कनेक्ट करें, आपसे मिलें, वो करें, लेकिन अभी चूंकि समय कम है, संगठन बहुत बिखरा हुआ है हमारा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप अपने आप ही कहें कि भाई जैसे पहाड़ों में पगली काजबार हुई ने, तो गांव के लोग आते साहब हमारे लक्ष्य बताओ क्या करना है, मैंने लकड़ी का इंतजाम कर देना, चावल का आटे का इंतजाम कर देना, साग बाकी तो सब लोग गांव में लोग ऐसे गांव में अब भी है, कम है। तो ऐसे ही आपको कहना भाई उत्तराखंड का भला होना है, उत्तराखंड की मुहिम है, तो मुझे क्या करना बताओ महाराज, क्या करना नहीं है ना। तो ये आपको भी पूछना है। और जो संचालन कर रहे हैं या जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपके बीच में, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे केंद्रीय हो, स्थानीय हो, उन सबको कोऑर्डिनेट करके उन सबको आगे उन सब से पूछताछ करके आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको आगे ले जाएं। हम कोशिश करेंगे कि दल में बहुत सारे बिखराव हैं, बहुत सारी कमी है, और वो आया पहले उसको ठीक करेंगे, फिर संगठन को भी जितना आगे हो सकता है उतना आगे ले जाएंगे, और समय पर और जल्दी जो हमारे लड़ने वाले रणबांकुरे हैं चुनाव वाले, उनको भी हम टाइम पर बता देंगे, भाई जाओ अपने रण क्षेत्र में तैयारी करो। ये सारी चीज़ जो हो सकता है काम करेंगे। फिर संसाधनों की बात है, उसके लिए भी बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको बहुत सारे प्लान करना है, वो भी करेंगे। लेकिन ये इस सब के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा, और अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति 2022 में ही हम खड़ी करेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि जैसे कि अब उत्तराखंड माने उत्तराखंड कांदल भी मानते हैं, उत्तराखंड की हालत खराब है, उत्तराखंड कांदल की हालत खराब है तो उत्तराखंड राज्य की हालत भी खराब है, और उत्तराखंड राज्य की हालत खराब है तो उत्तराखंड क्रांति दल की भी हालत खराब है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की हालत सुधरेगी तो उत्तराखंड राज्य की हालत भी सुधरेगी। और ये हमारा दूसरा मिशन है, जो मैंने ऋषिकेश की बैठक का किस्सा बताया। हमने पहला मिशन तो पूरा हो गया था, हमने कहा खत्म कर दो यहीं से। लोगों ने कहा नहीं, ये तो अधूरा हो गया हमारा मिशन, ये तो आधा अधूरा लूटा पिटा राज्य मिला है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो मिशन जो हमने 2000 में राज्य बनने के बाद शुरू किया था, इसको ठीक करने का, वो मिशन हम अपने कहीं लड़ते रहे, अपने हिसाब से लड़ते रहे, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो अभी उस मिशन को हमको अपने ध्यान में रखना है कि इस राज्य को ठीक करना है, तो उत्तराखंड के अंदर को ठीक करना है, और तभी ये मजबूत होगा उत्तराखंड के अंदर, तो इस राज्य की स्थिति भी बदलेगी, सुधरेगी। और हमने ये कहा है हम बदलाव के लिए लड़ेंगे, हम सत्ता में आके ऐसा आराम करने के लिए नहीं कर रहे। हम उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए, उत्तराखंड को बसाने और बचाने के लिए आएंगे। आज उत्तराखंड बसा ही कहाँ है, बह गया है। तो इसलिए उसको बसाना है, उसको बचाना है, उसकी दिशा और दशा ठीक करनी है। तो उत्तराखंड के अंदर को मजबूत होना है, और उत्तराखंड मजबूत तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर उसका साथ देंगे। इसी आह्वान और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।